ये कहानी उन लोगों की है जो मिस्र में 400 साल से गुलाम थे। वहां पर रहकर वो मिस्र के लोगों के लिए काम किया करते थे। उनके लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां, महल बनाना इनका काम था। उनके शहर को खूबसूरत बनाने के लिए वो दिन रात काम किया करते थे। इतना काम करने के बावजूद भी इन लोगों के साथ बहुत बड़ा सलूक किया जाता था। फिल्म की शुरुआत में हमें एक महल दिखाया जाता है जहां पर एक मीटिंग चल रही थी, क्योंकि सरहद पर इनके दुश्मन हमला करने के लिए तैयार थे। वहां का राजा कहता है कि मैं ये नहीं चाहता हमारे दुश्मन हम पर हमला कर देंगे, इसलिए हमें वहां पर जाना होगा और उनका मुकाबला करना होगा। यहाँ पर महल में जो आने वाले कल को बताया करती थी, वो ओरेकल लड़की बताती है कि इस जंग में हमारे कमांडर की जान को खतरा होगा, और तो और उसकी जान को जो बचाएगा वो उस महल का अगला राजा होगा। यहाँ पर राजा के दो खास आदमी थे, एक तो उसका बेटा और दूसरे का नाम मूसा था, जो राजा की बहन का बेटा था। ये सब अब जंग में चले जाते हैं। एक पल ऐसा आता है कि जब राजा के बेटे की जान को खतरा था, वहां पर मूसा ने राजा के बेटे की जान को बचा लिया था। जब ये जंग से वापस महल में आते हैं और राजा को जब ये पता चलता है कि मूसा ने उनके बेटे की जान को बचाया है, तो राजा अब सोचने लगता है कि जैसे कि उस ओरेकल लड़की ने बताया कि जंग में कमांडर की जान को जो दूसरा कमांडर बचाएगा वो ही अगला राजा होगा। राजा अब ये बात करने के लिए अपने पास मूसा को बुलाता है और कहता है कि मैं जानता हूं तुम आने वाले कल की बातों पर यकीन नहीं करते, पर मेरा आने वाला कल और मेरी जो प्रिडिक्शन है वो ये बताती है कि तुम मेरे अगले राजा होगे, पर मैं तुम्हें अपना वारिस कैसे चुनूं? मूसा राजा की बात सुनकर कहता है कि शायद आप ठीक कह रहे हैं और मैं आपके बदले राजा कैसे बन सकता हूं। इसके बाद अभी एक और मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि इब्रानी गुलाम वो बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं और सही से काम भी नहीं कर रहे। अब इस बात का पता करने के लिए राजा अपने बेटे को हुक्म देता है कि जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिर माजरा क्या है। जैसा कि अभी प्रेडिक्शन हो गई थी कि अगला राजा मूसा होगा, तो राजा के बेटे के दिल में भी इस बात को लेकर मूसा के लिए शक पैदा होने लगता है और अब मूसा राजा के बेटे के पास आता है और कहता है कि तुम गुलाम के पास मत जाओ, ये तुम्हारी शान के खिलाफ होगा। आगे तुम राजा के बेटे हो। मैं इन सब बातों का पता करने के लिए जाता हूँ। मूसा जब उन गुलामों के पास जाता है तो वहां के हालात बहुत खराब थे। वहां गुलामों को उनके काम के बदले इनाम देने की बजाय उन्हें मारा पीटा जाता था। मूसा जब वहां के वजीर से बात करता है तो वो वजीर बताता है कि इनके साथ ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ये गुलाम हमारे खिलाफ बगावत पर ना उतर आए। मूसा कहता है कि तुम इन बातों को छोड़ दो, मैं गुलामों से खुद बात करूंगा। इसके बाद मूसा इब्रानी गुलामों के सब बुजुर्गों को एक जगह पर जमा करवाता है और उनसे बात करता है। तो वहां सब बुजुर्ग कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हम अपने मुल्क वापस कनान जाना चाहते हैं। मूसा ये सुनकर कहता है कि तुम जानते हो वो इलाका कितना खतरनाक है, वहां पर कितने खतरनाक कबीले रहते हैं, अगर तुम वहां पर गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। मूसा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मूसा बताता है कि मैं महल से आया हूँ, मेरा नाम मूसा है और मैं राजा की बहन का बेटा हूँ। ये सुनकर सबको न जाने क्या हो जाता है, सब लोग बहुत खुश हो गए थे। अब इस बात के बाद वो ही बूढ़ा आदमी अपने एक आदमी के जरिए मूसा को अपनी बस्ती में बुलाता है। मूसा जब उनके पास जाता है तो बूढ़ा आदमी इसे अब सारी कहानी सुनाता है। कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो उस साल एक भविष्यवाणी हुई थी कि हमारा मसीहा पैदा होगा जो हमें छुड़ाकर यहाँ से ले जाएगा। उसी साल जब महल में इस बात का पता चला तो महल के लोगों ने हर इब्रानी बच्चे को मरवाने का हुक्म दिया। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। उस वक्त महल की राजा की बहन उस नदी में नहाया करती थी। वो तुम्हें अपने साथ लेकर महल में चली गई और अपना बेटा मान लिया। तुम असल में एक इब्रानी हो। मूसा उस बूढ़े आदमी से कहता है कि अच्छी कहानी थी, मैं तुम्हारी इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। जब वो बूढ़ा आदमी मूसा को एक कहानी सुना रहा था तो वहां खड़े दो और आदमी ये बात सुन लेते हैं और लालच में आकर महल में जाकर सब बातें वजीर को बता देती हैं। इसी दौरान राजा की हालत भी बिगड़ने लगी थी और राजा की जल्दी ही मौत हो जाती है। अब नया राजा उनके बेटे को बना दिया गया था जो मूसा से नफरत करता है और बहुत ही बेरहम जालिम इंसान था। वजीर जाकर सारी सच्चाई राजा के बेटे को बताता है जो अब उनका नया राजा था। जिसे सुनकर वो काफी हैरान हुआ था। अब तो वो मूसा से और भी ज्यादा नफरत करने लगा था, इसलिए इस चीज का बहाना बनाकर उसने मूसा को महल से निकाल दिया था। मूसा यहाँ से जाने से पहले अपनी असल माँ से भी मिलता है जो उसकी सारी सच्चाई बताती है। इसके बाद मूसा आगे अपने सफर पर निकल गया था जहाँ पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था। वहां पर थी तो सिर्फ मौत। जैसे तैसे करके मूसा तभी एक कबीले के पास पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि कुछ लड़कियां जो कुएं से पानी भर रही थी। तभी वहां पर कुछ आदमी बकरियों को झुंड लेकर आते हैं। वो आकर उन लड़कियों को कुएं से हटा देते हैं और खुद अपनी बकरियों को पानी पिलाने लगे थे। ये देखकर मूसा जब वहां पर पानी पीने
देने लगता है तो वो आदमी उसे भी मना करते हैं, मगर मूसा के पास एक बहुत बड़ी तलवार थी जिसे देखकर वो सभी डर गए थे और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जब वहां की लड़कियां ये देखती हैं कि मूसा ने उनकी जान को बचाया है, वो अपने गांव में खाने की उसको दावत देती हैं और इस तरह मूसा वहीं पर रहने लगा था। उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है, बहुत जल्दी उनकी शादी भी हो गई थी। मूसा के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। यहाँ पर रहते हुए उसे 9 साल बीत चुके थे। वो अब भेड़ बकरी चराया करता था। एक दिन बहुत तेज तूफान आ जाता है। उसकी बकरियां तूफान की वजह से एक पहाड़ पर चढ़ गई थी जिसे यहाँ के लोग गोट का पहाड़ माना करते थे। जब मूसा अपनी बकरियों को लेने ऊपर चढ़ता है तो बहुत ज्यादा मिट्टी और पत्थर नीचे गिर रहे थे, जिस वजह से वो मिट्टी में दब जाता है। उसका सिर्फ मुंह ही मिट्टी से बाहर था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक पेड़ को आग लगी हुई है। तब उसके पास एक बच्चा आता है जो कहता है कि तुम यहाँ पर आकर अपने पुराने लोगों को भूल गए जो तुम्हारा अब तक इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि एक दिन उनका मसीहा उन्हें आजाद करवाने जरूर आएगा। वो ये बातें सुनकर बेहोश हो गया था। अब जब उसको दोबारा से होश आता है तो वो अपने घर पर था। वहां पर वो अपनी बीवी को उस बच्चे के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि गॉड मुझे इशारा दे रहे हैं कि जाकर मैं अपने लोगों की जान को बचाऊं। मूसा को एक बार फिर ये बातें सुनाई देने लगती हैं, इसलिए अब उसने ये फैसला कर लिया था कि वो दोबारा मिस्र जरूर जाएगा। मिस्र पहुंचकर सबसे पहले वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने ये सारी सच्चाई उसको बताई थी। बूढ़ा आदमी मूसा से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ और भी बुरा सलूक होने लगा। अब रात को मूसा चुपके से महल के अस्तबल में जाता है जहां पर यहाँ का नया राजा यानी कि राजा का बेटा भी था। मूसा ने पीछे से आकर उसकी गर्दन पर तलवार को रख दिया था। राजा जब देखता है कि ये मूसा है तो वो कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई मेरे भाई मूसा। वो कहता है कि हाँ, तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं मारा जाऊं। देखो मैं जिंदा हूं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर इब्रानी गुलामों का हाल देखकर आया हूं। तुम उनके साथ इतना बुरा सलूक करते हो। अगर वो तुम्हारे लिए काम करते हैं तो उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, ना कि मार। इतना कहकर मूसा यहाँ से जाने लगता है। राजा कहता है कि उन लोगों की बातों में मत आओ। मूसा कहता है मैं उन लोगों की बातों में नहीं, बल्कि मुझे तो खुद भगवान की तरफ से इशारा मिला है कि मैं उनकी मदद करूं। इतना कहकर मूसा वहां से चला गया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि महल में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें राजा कहता है कि मेरे पास मूसा आया था। उसने मेरे गले पर तलवार रखकर गुलामों को आजाद करने की बात की, तो अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो जहां पर भी नजर आए उसे मार दो। अब सभी फैमिलियों से मूसा के बारे में पूछा जाता था कि वो कहां पर है। जो मूसा का साथ दे रहे थे वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए राजा के सिपाही उनको जिंदा ही लटका देते हैं। यानी कि उन गुलामों के लिए मूसा के बारे में ना बताने की सजा थी मौत। दूसरी तरफ मूसा को दिखाया जाता है जो गुलामों के साथ मिलकर अपनी एक टीम तैयार कर रहा था, जिसमें वो उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाना भी सिखाता है ताकि ये सब मिलकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकें। बहुत जल्दी मूसा की टीम तैयार हो गई थी। सबसे पहले ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये मिस्र के रहने वाले लोगों को तंग करेंगे ताकि वो अपने राजा से कहकर इन्हें आज़ाद करवा दे। वो उनके घरों में आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि उनकी नाव को भी जला देते हैं। एक दिन मूसा के पास वही बच्चा आता है जो उसे उस दिन पहाड़ पर नजर आया था। वो कहता है कि जो जंग तुम लड़ रहे हो इसमें तो सदियां लग जाएंगी, तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे। मूसा उस बच्चे से कहता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। वो बच्चा कहता है कि बस देखते जाओ अब क्या होता है। वहीं पर एक आदमी खड़ा मूसा को देखे जा रहा था कि वो किससे बात कर रहा है, मगर उसे वो बच्चा नजर नहीं आता। इसका मतलब साफ था कि उस बच्चे की शक्ल में भगवान मूसा के पास आए थे। और अगले ही दिन मिस्र के नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं जो चीड़ फाड़ कर सबको खा जाते हैं। यहाँ तक कि नदी में एक भी मछली जिंदा नहीं बची थी। नाव में बैठे हुए सभी लोगों को भी मगरमच्छ खा लेते हैं। पानी की बजाय नदियों में अब खून बहने लगता है, जिस वजह से इनकी फसलों को भी पानी मिलना बंद हो गया था और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। फिर इन पर मेंढकों का हमला होता है और बहुत सारे मेंढक मिस्र में आ गए थे। और जब भी मेंढक मारे जाते हैं तो उन पर बहुत सारी मक्खियां आ गई थी। वो मक्खियां तादाद में इतनी ज्यादा थी कि ये लोग खाना भी नहीं खा सकते थे। फिर इसके बाद कोढ़ की बीमारी फैल गई थी जिसने ना तो राजा को छोड़ा और ना ही रानी को। इन सब के बाद भी राजा जब बाज नहीं आया तो एक दिन मूसा एक घोड़े पर लिखकर राजा के पास भेजता है कि तुम्हें गुलामों को आजाद करना होगा, वरना इसके बाद और भी आफतें आएंगी जो भगवान की तरफ से हैं। मगर राजा अभी भी मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद तो वो गुलामों पर जुल्म और ज्यादा करने लगा था। जब भगवान ये सब देखते हैं तो अब मिस्र में पत्थरों की बारिश होने लगी थी। सब भेड़ बकरियां मारी जाती हैं और आखिरी हमला टिड्डियों का होता है जिससे वहां की सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। राजा अभी भी इन सब बातों से तंग आ गया था, इसलिए वो अपने भगवान से दुआ करने जाता है ताकि सारी मुसीबतें खत्म हो सके।
तभी उसे महसूस होता है कि उधर मूसा है। वो कहता है कि मूसा तुम यहाँ हो ना। जिसके बाद अब राजा को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि हाँ, मैं पहले समझता था कि ये सब भगवान की तरफ से है, पर मैं अब समझ चुका हूँ कि यह सब तुम कर रहे हो मूसा। अब तो मैं एक भी गुलाम को आजाद नहीं करने वाला, और मैं देखता हूँ कि जीतता कौन है, मैं या तुम्हारा भगवान। जिसके बाद मूसा दोबारा से उस पहाड़ पर आ जाता है जहां पर उसे गोट की शक्ल में बच्चा मिला था। मूसा कहता है कि वो अभी भी उसने हमारी बात को नहीं माना। वो गोट यानी कि वो बच्चा कहता है कि 400 साल की गुलामी के बाद राजा को सभी लोगों को आजाद करना ही होगा, वरना उसे जाकर कह दो कि कल सुबह होते ही मिस्र के सारे बच्चे मारे जाएंगे। और अपने लोगों को कह दो कि वो अपने आगे एक भेड़ को काट कर उसका खून लगा दे। तब यहाँ पर जो रात थी वो एकदम दिन में बदल जाती है। मूसा राजा के पास आता है और कहता है कि कल रात से पहले पहले तुम्हें सब गुलामों को आजाद करना होगा, वरना यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब मारे जाएंगे। जब रात होती है तो एक काली परछाई ने पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया था, जिससे कि मिस्र के सभी बच्चे मारे गए थे। सुबह को राजा अपने बेटे की लाश को मूसा के पास लाता है और कहता है कि ये कैसे गॉड हैं तुम्हारे, जिन्होंने हमारे बच्चों को मार दिया, जाओ निकल जाओ यहाँ से। अब उसने आखिरकार हार मानकर सभी गुलामों को आजाद कर दिया था। मूसा अपने लोगों को लेकर उनके मुल्क की तरफ रवाना होता है, मगर कुछ देर के बाद महल में जाकर राजा को यह एहसास हुआ था कि उसे उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। इसलिए वो अपने साथ 4000 लोगों को लेकर उनका पीछा करता है। हालांकि वो मूसा से अभी भी 4 दिन पीछे की दूरी पर था, लेकिन उसके पास घोड़े थे, इसलिए वो उन तक जल्दी पहुंच जाता है। उधर मूसा को भी ये बात पता चल गई थी कि उनके पीछे मिस्र का राजा आ रहा है, इसलिए वो अपने लोगों को पहाड़ के रास्ते से जाने का कहता है, क्योंकि वो जानता था कि राजा के घोड़े इस पहाड़ के पर नहीं चढ़ सकते। और होता भी ऐसा ही है। जब राजा के घोड़े उस रास्ते से गुजर रहे थे तो घोड़े के पांव फिसलने की वजह से वो खाई में गिर जाते हैं और राजा का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आखिरकार राजा मूसा तक पहुंच जाता है। अब मूसा के आगे समुद्र था। वो फैसला करता है कि वो समुद्र को पार करेंगे, जिसका इशारा इसे गॉड की तरफ से मिला था। ये सब जब अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ता है तो समुद्र का पानी कम होना शुरू हो गया था और रास्ता अपने आप बन जाता है, जिससे सभी ने समुद्र को पार कर लिया था। जब राजा के लोग भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं तो पानी फिर से आना शुरू हो गया था। वो समझ गए थे कि अब उनकी जान को खतरा है। सब पीछे की तरफ भागते हैं, मगर समुद्र के पानी ने उन्हें अपनी जद में ले लिया था और अपने अंदर समा लिया था। सब के सब मारे गए थे सिवाय राजा के। राजा बिल्कुल अकेला हो चुका था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। मूसा अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो अपने घर जाता है, जिधर उसकी बीवी और बेटा थे। उसे भी अब गॉड पर पूरा यकीन हो चुका था। वो यहाँ से सभी को लेकर कन्नान यानी उनकी मुल्क की तरफ रवाना होता है, जहां पर वो आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि इस सफर में मूसा के साथ वो बच्चा भी था, जो गॉड के रूप में इसके पास आया करता था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।